कॉलेज का ग्रुप था तो हम लोग थोड़ा सा एवरेज थे पढ़ाई में। जॉब के लिए रन करें इससे बेहतर है खुद ही जॉब दे दे लोगों को। वो एक स्किल थी हमारे पास जो हम टीम को मैनेज कर पाते थे। आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में गए, वहाँ पे आपने समझा और वहाँ पे प्रोजेक्ट लिया, मतलब ऐसी क्या अप्रोच आपने अपनाई वहाँ पे? अगर आपको अप्रोच करना है कि सेल्स चाहिए ना, तो सबसे पहले जाकर आप उनका पेन पॉइंट समझिए। जब आप समझ पाएंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, ये कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप उसका जाइए सोल्यूशन लेकर। जहाँ आपने सोल्यूशन पिच किया वहाँ प्रोजेक्ट आपके हाथ में। कितना बड़ा मार्केट है डेटा एनालिसिस का? तो डेटा एनालिस्ट का जो मार्केट है ना, वो सबसे टॉप ग्रोइंग जॉब है इस टाइम के लिए, और जो सबसे इनिशियल सैलरी इसमें होती है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे आपका मैसेज मेरे पास से आपके पास तक आ रहा है, वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है। वो बैक एंड फ्रंट एंड सब देख रहा है आपका। यूट्यूब के अंदर जितने भी अपन ये ऐप्स बनाना सीखते हैं, मतलब 5-10 मिनट में, 5-10 घंटे में, क्या ये पॉसिबल है आपके हिसाब से? ये आदमी अगर जो 4 साल लगा के बीटेक करके उस चीज़ को पॉलिश करके आ रहा है मार्केट में, आप उसको कह रहे हो कि भाई तुम तो ठीक है लेकिन मैं 5 मिनट में सीख के आया हूँ और चाहिए सैलरी बराबर। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बहुत यंग एज में आप फाउंडर बन गए। बिल्कुल। ये जो सपना है वो करोड़ों लोग जीते हैं। हाँ। और आप वो उसको जी रहे हो अभी। सोचते हो सपने को एक्चुअली कि भाई कि मैं फाउंडर बनना चाहता हूँ, बट आप उसको जी रहे हो अभी। तो आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो सुधांशु जी, ना थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि ना आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी और ना अभी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने अपना बीटेक करा यूपी के देहरादून से, और कॉलेज के लास्ट ईयर में ही हम 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था। कौन से ईयर में क्या था? 2024 में हमने पास आउट किया वहाँ से। वाह। तो हमने कॉलेज के लास्ट ईयर में ही, हम लोग कॉलेज का ग्रुप था तो हम लोग थोड़ा सा एवरेज थे पढ़ाई में सारे ही। तो हमने सोचा कि अब क्योंकि जॉब के लिए रन करें इससे बेहतर है खुद ही जॉब दे दे लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए मैनेज करना टीम को। वो स्किल थी हमारे पास जो हम टीम को मैनेज कर पाते थे। तो हम पाँचों ने बैठ के वही कॉलेज अब रूम में ही, हॉस्टल रूम में डिसाइड करा कि कुछ ना कुछ करते हैं स्टार्ट। सबसे ईजी था हमारे लिए ये करना। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था कुछ खास। क्लाइंट ले आए, काम किया, पैसे कमाए, चले गए। एक फ्रीलांसर टाइप था शुरू में, तो हमारे पास कोई टीम नहीं थी, हम अपने से ही कर रहे सब कुछ। Right. उसके बाद थोड़ा हमने फिर ग्रोथ जब देखा तो फिर हमने टीम स्टार्ट करी, और उसके बाद हमने ऑफिसेस लेना शुरू किया, और उसके बाद फिर ग्रोथ है उसके बाद। अच्छा, मतलब ऐसा क्या मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि मतलब आपको लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है? और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जब तक जॉब नहीं करोगे तब तक आपको आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है। और अब 3-4 साल एक बार नौकरी करके डिसिप्लिन वे में आ जाओ, देन उसके बाद में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके इनहेरिट है, हाँ। अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं, पूरा खानदान बिजनेस करता है, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो भी चलता है, क्योंकि वो इनहेरिट है। तो आपके साथ ऐसा क्या मोमेंट हुआ? नहीं, नहीं, तो हमने हमने जो है प्लेसमेंट, हमको बहुत प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी ना कि हम लोग थोड़े से, क्योंकि थोड़े नहीं बहुत एवरेज थे पढ़ाई में। तो हमने सब जगह ही सुना था कि तुम लोग का तो होने नहीं है कहीं से भी कुछ भी। और इस वजह से अब था कि हम लोग के मन में भी थोड़ा बैठ गया था कि यार प्लेसमेंट जाएंगे इंटरव्यू में तो क्या बोलेंगे, क्यों आता तो हमको वैसे भी कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं करी आपने? इंजीनियरिंग में कौन ही करता है। तो वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि अब जब प्लेसमेंट नहीं ही होनी है तो इससे बेहतर है कि जो ये बहुत पढ़ लिख रहे हैं इनसे ही काम करा लूँ, इनके थ्रू पैसा कमा लूँ। तो वही करने चले गए हम लोग। और क्योंकि हमको लगा था कि जो है हम अगर बाहर मार्केट में जाते हैं तो बाहर मार्केट में इंडियन एम्प्लॉयज़ का वो एक रुतबा है कि जो है थोड़े अफोर्डेबल भी हैं और बहुत हाई आईक्यू है। हाई आईक्यू लो ईएमआई, एक ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में इंडियन को कि वो हाई आईक्यू लो ईएमआई पे हैं। राइट। तो वो वाला फॉर्मूला हमने कैच किया और चले गए बाहर मार्केट में। कैसे किया? पहला प्रोजेक्ट कैसे उठाया? क्या आपने किया? किसने डेवलप किया? डेवलप ने हमने ही सारा डेवलप किया। और हमने पहला प्रोजेक्ट लेने के लिए हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स पे गए, जो बाहर चल रही थी कंपनीज उनकी वेबसाइट्स पे गए, उनसे कॉन्टैक्ट अस वाले सेशन में जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करा कि आपको अगर डेवलपमेंट जरूरत है या रिवैम्प करा लीजिए वेबसाइट को। सब चीज़ें उनसे हमने बताई, पिच दिया। वो सामने से ही बोले कि जो है हम ऑलरेडी किसी के यहाँ काम करा रहे हैं, जो है ₹1,00,000 ले रहा है हमसे, आप 50 में करने को रेडी हो तो क्यों नहीं आएगा हमारे पास। तो वो आए, 1-2 हमने अच्छा काम किया, ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसके बाद रेफरेंस से मिलने लगे प्रोजेक्ट। रेफरेंस से मिलने लगे हैं। तो अभी कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो आप लोग? 12। 12 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो? एट अ टाइम। तो एजुकेशन, मतलब आपको एजुकेशन से क्या लगता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जिससे नौकरी मिले, कि नौकरी दे सको? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है ना, तो ही आप बिजनेस में आइए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप रिस्क लेने के उसमें मूड में नहीं है, या फिर आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल नहीं है, तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपके लिए नौकरी सबसे बेस्ट है। मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो ना 30% लोग बेरोजगार है, ऐसे मतलब जो ILO की रिपोर्ट है एक। तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है कि खुद आदमी जिम्मेदार है इसके लिए? दोनों। कैसे? दोनों जिम्मेदार हैं। अब दोनों दोनों का दो पहलू है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर
फॉर एग्जांपल मैं बताऊं अपने लिए लेकर के, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद एक बच्चों के अंदर वो होती है मेंटालिटी कि कॉलेज मतलब फ्रीडम, यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ मस्ती करनी है, प्लेसमेंट वगैरह तो होती रहती है, ये चीज़ चलती हैं, या एक मेंटालिटी है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। इस वजह से ना बच्चे अपना बेस छोड़ देते हैं, पहला सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सोचते हैं कि चलो अभी तो टाइम है ना प्लेसमेंट में, तो पढ़ लेंगे, लास्ट ईयर में क्या दिक्कत है, छोड़ देते हैं। अब कॉलेज भी उसी में का है, अब सरकारी कॉलेज है तो उसको वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइवेट है तो उसको पैसे से फर्क पड़ता है, बस उसको फीस मिली, उसको नहीं मतलब है कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसको। राइट। ये जो है वो लैग कर रहता है बीच में। और अटेंडेंस के लिए बच्चे बहुत सारे फार्मूले उठाते हैं कि मतलब मेडिकल लगा दिया लास्ट में, या बोल दिया कि हमारे घर में किसी डेथ हो गई थी तो टीचर ने पास करे दया लेकर के, वो चीज़ चल रही हैं। अब यहीं पे गैप होता है, ना कॉलेज उतना ध्यान देता है ना बच्चे। कॉलेज लास्ट ईयर में क्या करता है, कराता है मास प्लेसमेंट, कि भाई साहब बच्चे अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ सारे प्लेस हो गए, तो बच्चों की नौकरी लगा तो दी इसने किसी न किसी कंपनी में अपने कॉन्टैक्ट से, लेकिन 15,000 20,000 महीने पे, तो ये तो ना के बराबर ही हो गया एक तरीके से। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए? दोनों तरफ से होना चाहिए एक सीरियसनेस, कि अगर बच्चे को चाहिए कि अच्छी नौकरी करनी है तो वो पहले साल सीरियस रहे, अगर कॉलेज को है कि मुझे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेस करना है तो उसको भी सीरियस रहना पड़ेगा उतना ही। तो बात तो यहीं खत्म हो गई ना, क्योंकि अगर जिसको सीरियसनेस है हाँ। वो तो पढ़ाई करेगा, वो तो निकाल लेगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी तो इतना सीरियस नहीं था, बट जितने लोग मेरे साथ सीरियस थे वो सब निकल लिए एकदम से, और मेरे को लगा मैं क्या करने लग गया। ये होता है भाई। ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो एजुकेशन सिस्टम का रोल ही नहीं रहा ना। नहीं, एजुकेशन सिस्टम का रोल देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कॉलेज जाने के बाद, तो भी अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ तो वहाँ कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा टाइम बैठे हुए हैं सिर्फ रूम में, या तो आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं या कुछ तो कर ही रहे हैं आप पढ़ाई के अलावा, तो कोई ना कोई स्किल डेवलप हो ही रही है। अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो जो स्किल किताब में लिखी है वो डेवलप हो रही है, अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आपका नेटवर्किंग बढ़ रहा है। मतलब आपका क्या मुद्दा है, आप क्या कहना चाहते हो कि एजुकेशन सिस्टम खराब है कि इंसान खराब है? नहीं, अगर देखा जाए तो थोड़ी कमियां दोनों में ही है। तो रहेगी ना, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो आपका मुद्दा होना चाहिए। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम जैसे जितना वो प्रॉमिस करते हैं, अब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाएंगे ना आप, तो वो पहले ही दिखा देंगे आपको 15-20 पेजेस का एक ब्रोशर कि हम ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, यहाँ प्लेसमेंट है, वहाँ प्लेसमेंट है। आप अगर किसी बच्चे से वहाँ पूछेंगे उस कॉलेज में ना, तो वो सबसे पहला बच्चा ये बोलेगा कि अगर आप यहाँ एडमिशन कराना है तो मत कराइएगा। ये तो सब जगह पे है ना सुधांशु जी, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है या नहीं है? पूरी तरीके से नहीं हूँ। पूरी तरह से नहीं है? पूरी तरीके से नहीं हूँ। मतलब क्या सिस्टम में क्या चेंजेस आते हो ये बताओ आप। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस, बच्चों को किताबी चीज़ सिखाने से बेहतर है कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कराएं उनसे। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं असाइनमेंट्स कर लूँ और बहुत सारे हेन तेन हैं कॉलेज में करने के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि वो किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करें तो उनकी स्किल डेवलप होगी। क्योंकि आपको अगर आके मैं कंपनी में बोल दूँ लैपटॉप लेके कोई काम करने का, तो जो किताब में आप पढ़ के आए वो उससे नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा पहले, तो आप इजीली कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इस पे फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, कि रादर देन गोइंग ऑन बुक्स, गो ऑन प्रैक्टिकलिटीज। तो आपने कौन सी स्किल डेवलप करी है? हमने लैंग्वेजेस सीखी और डेटा एनालिसिस सीखी। डेटा एनालिसिस्ट, अच्छा डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का, अब अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो जो हमारी कंपनी का नाम है उससे आपको रेफरेंस दूँ तो कंपनी का नाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इन्फेरा है तो उसका पहले का इन्फर है और एरा है। इन्फर का मतलब होता है डेटा, और एरा का मतलब है कि डेटा का एरा है। तो उस नाम से हमने कंपनी बनाई। अब डेटा यहाँ हर कंपनी के पास है आज के ज़माने में। हर आदमी के पास डेटा है, हर कंपनी के पास डेटा है, लेकिन उस डेटा का करना क्या है? जैसे मैंने क्लाइंट ले आए, 15-20 क्लाइंट हमारे पास आ गए, उन 15-20 क्लाइंट्स के पास डेटा हमारे पास है, लेकिन उनसे हमने कहाँ हमारी प्रॉब्लम थी, कहाँ उनकी प्रॉब्लम थी, कहाँ हमने लैग किया, कहाँ हमने बहुत बूस्ट किया, उसको जो एनालाइज़ करना है ना, वो काम है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट ये बताता है कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई हैपेंड। ओके। वो एक काम है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा एनालिस्ट डेटा से इनसाइट्स निकालता है। किसी छोटी कंपनी को भी डेटा मतलब मैनेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट करते तो नहीं है। ये एक कमी है। आपके पास खुद के पास सीआरएम टूल है? हाँ, कौन सा सीआरएम यूज करते हो? सेल्सफोर्स। आप खुद यूज करते हो? अच्छा, क्या क्या यूज है उसका थोड़ा बताओगे? मतलब अगर आज से कोई एक कंपनी स्टार्ट करे और सीआरएम यूज करना स्टार्ट कर दे शुरू में, तो हाँ, कैसे रहेगा? तो अब पता है एक वो है ना कि सबसे पहली चीज़ तो है कि डेटा एनालिसिस थोड़ी महंगी है, बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है डेटा एनालिसिस करना। तो इसलिए बहुत सारी छोटी कंपनीज जो है उसको प्रेफर नहीं करती हैं। स्टार्टअप भी प्रेफर नहीं करते इसलिए कि स्टार्टअप्स के पास स्टार्टिंग में फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो वो सोचते हैं कि रादर देन पुटिंग फंडिंग्स ऑन दिस, लेट्स पुट ऑन मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स। तो वो इस पे पैसा नहीं खर्च करते हैं। ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अगर आप डेटा एनालाइज करते होते तो आपको पता होता कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्यों लैग किए थे, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, वो चीज़ें आपके पास रिजल्ट होता है एक। मतलब एक बिजनेस एनालिसिस्ट काइंड ऑफ रोल होता है क्या? हाँ, मतलब कितना बड़ा मार्केट है डेटा एनालिसिस्ट का? मतलब कितने लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट है?
कितनी सैलरी हो सकती है एक बंदे की? तो डेटा एनालिस्ट का जो मार्केट है ना, वो सबसे टॉप ग्रोइंग जॉब है इस टाइम के लिए। और जो सबसे इनिशियल सैलरी इसमें होती है ना, जो फ्रेशर की होती है, वो होती है 8 से लेकर 10 लाख के बीच में। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है, तो आपको ऑफर करते हैं कंपनीज वाले कम से कम 30-40 लाख रुपए सालाना। 30-40 लाख रुपए कितनी कंपनीज करती है? ऑलमोस्ट कंपनीज करती हैं। जो मतलब आप एक बात बताओ, गूगल की बात कर लेते हैं चलो, तो गूगल में कितने डेटा एनालिसिस्ट होंगे? गूगल के पास अभी के लिए करीब करीब 400 डेटा एनालिस्ट हैं। 400? हम्म। सबसे बड़ी कंपनी गूगल? हाँ। गूगल जैसी कितनी कंपनी होगी? और मुझे लगता है अराउंड 1000 कंपनी मान लें, 1000 कंपनीज मान 1000 लेते कंपनी मान लेते हैं चलो, 1000 कंपनी होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो मतलब बड़ी कंपनी होगी, जो हाँ। लगभग 400 लोगों को तो हायर करती होगी। हम्म। तो मतलब ये हो गए 400, मतलब ये हो गए 4 लाख लोग। हाँ तो ये बोल रहे हो बड़ी कंपनी में लगभग 4 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है है। डेटा एनालिसिस्ट के लिए, हाँ, जिनका पैकेज 30 लाख से ऊपर हो हो सकता है। सकता है बिल्कुल। अगर आप इसमें भी और सीनियर स्किल में जाएंगे ना, जिनके पास एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है, जो थोड़े पुराने टाइम से काम कर रहे हैं इसमें, उनको पैकेजेस करोड़ प्लस में जा रहे हैं। बहुत इजीली जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोफाइल है जिससे कंपनीज को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो देते भी हैं उतना। तो अगर कोई बिगिनर है और डेटा एनालिस्ट करना चाहता है तो क्या करेगा वो, मतलब कहाँ जाएगा? क्योंकि आपने तो बोला आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी नहीं है। तो अगर किसी को ये है कि इसको नौकरी करनी है डेटा एनालिसिस में, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिकली पाइथन ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, डेटा एनालिसिस के लिए ज़्यादा इंक्लाइन होना चाहिए आपको पाइथन की तरफ। एक वो लैंग्वेज, और प्लस एसक्यूएल और पावर बीआई, ये टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। और भी यही। हाँ। हम्म। तो इन टूल्स की मदद लेकर के ना आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। अब एक प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत, ये ऐसा कहते हैं कि बहुत मैथ चाहिए होती है आपको इसके लिए, बहुत मैथ्स आनी चाहिए, बहुत स्टैट्स आनी चाहिए आपको। राइट। ऐसी कोई वो नहीं है। अब किसी कंपनी में आप गए ना, तो सारा का सारा प्रोजेक्ट आपके ऊपर नहीं है अकेले, आपके पास टीम है। अगर किसी स्किल में आप नहीं हैं उतने डेवलप, तो आपके बगल वाला बंदा बैठा है उसके लिए। सारा प्रोजेक्ट तो आपको कंपनी पूरी करने देगी नहीं अकेले। तो आपके पास जो स्किल है आप उसको पॉलिश करिए, वो लेके जाइए कंपनी के पास, कंपनी आपको हायर करती है। मतलब इसमें मतलब जैसे मान लो किसी को अगर ये दोनों टूल आ गए, तो एक स्टेगनेंट रोल पे आ गया ना कि भैया कि क्या है कंपनी का, मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा होगा, सेल्स डेटा होगा, 4 ऑपरेशन का डेटा होगा, सब डेटा आ गया, तो वो डेटा को बस मैनेज करके दिखाना होगा। हाँ, उसमें ग्राफ्स तो बनते उसके हैं। बाद में आगे मतलब आगे का क्या, मतलब आगे स्किल्स डेवलपमेंट में क्या है? तो आगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट स्टेप से, तो आपने डेटा गैदर कर लिया, इसके लिए एक अलग आदमी बैठता है वहाँ पे जो डेटा निकालता है सिर्फ। क्योंकि डेटा जितना ईजिली हम बोल रहे हैं डेटा निकालना बहुत आसान है, इतना आसान है नहीं, डेटा मिलता नहीं जल्दी। और डेटा मिल भी गया तो उसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि डेटा में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं चाहिए होती हैं। राइट। पर ये एआई नहीं कर रहा है आजकल? एआई करता है, लेकिन उतना इफिशियंट नहीं है। बट 90% कर देता है। नहीं, 50% करता है। 50% कर रहा है। हाँ। तो एआई को पता है, जैसे अब एक, जब से एआई आया है पिछले 2-3 साल में, एआई ने बहुत बूम लाया मार्केट में। तो एआई को लोग ये मान लिया ना कि एआई के आने की वजह से जॉब चली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, एआई के आने की वजह से जॉब ईज़ी हो रही है। जॉब चाहिए, बस शेप बदल गया है उसका। राइट। जॉब है, लेकिन बस उसका शेप बदल गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले डिज़ाइन करा करते थे बैठ के, पूरा स्क्रैच से लेके अंत तक, एक इंस्टाग्राम पोस्ट की अगर बात कर लो तो। अगर एआई है तो एआई ने आपको पूरा आउटफ्रेम दे दिया। अब ह्यूमन क्या करेगा, उसमें बस लास्ट फिनिशिंग देगा उसको और बना देगा। सिर्फ फिनिशिंग जॉब रहेगी, तो फिर इसको फिर इतना 30 लाख का पैकेज क्यों देगा कोई कंपनी? अ, क्योंकि डेटा एनालिस्ट, ये तो मैं बात की डिज़ाइनिंग की सिर्फ। अगर डेटा एनालिस्ट में जाएँगे, डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। अब अगर आप किसी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लेंगे, तो बड़ी कंपनीज़ के पास डेटा होता है एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 200 करोड़ लोगों का। अब 200 करोड़ लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया। उसमें कितना चीज़ गलत है, कितना सही है, क्या हाँ काम है उनको, किसका काम है, किसका नहीं है, वो चीज़ें अलग करना, उसको सेपरेट करना। उसके बाद उसको एनालाइज़ करना, उसके बाद उसपे ग्राफ बनाना। ग्राफ में फिर उसको एक अलग बंदा आता है देखने के लिए कि वो ग्राफ्स में हमने क्या आउटकम निकाला है। अब जैसे आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं आप, तो आपने रिपोर्ट ले ली डॉक्टर से, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि उसमें हमको क्या दवाई खानी है, क्या ठीक होगा। तो वो जो रिपोर्ट बन के आ गई, वो काम डेटा एनालिस्ट तक का है। अब वो रिपोर्ट बना के दे दिया, एक बंदा आएगा जो समझाएगा कि हाँ, हमने कहाँ-कहाँ लैग किया, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, वो होगा काम बिज़नेस एनालिस्ट का। तो एक 2 रोल होते हैं इसमें, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। हाँ, तो 2 अलग-अलग रोल क्यों हैं? 2 अलग रोल इसलिए। दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में से अच्छा रोल कौन-सा है? ठीक है। तो जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, जैसे मैंने बताया अभी, डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है व्हाट हैपेंड एंड व्हाई हैपेंड। व्हाट एंड व्हाई? व्हाट एंड व्हाई। अब जो डेटा साइंटिस्ट है ना, वो ये बताएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स और नेक्स्ट 10 ईयर्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब दोनों का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको ये बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो उसके लिए हमको एक चाहिए आसार, एक बेस चाहिए उसके लिए, जिसके बेस पे हम बता पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आगे क्या होगा। तो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, पिछले 10 साल का फॉर एग्जाम्पल डेटा निकाल के ले आया वो, उससे उसने एक बनाया इनसाइट, उसने एक ग्राफ बनाया कि हाँ भाई इस टाइम ये हुआ है।
अब उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि अगले 10 साल में क्या हो सकता है। राइट, फ्यूचर प्रोडिक्शन कर रहे हैं डेटा के हिसाब से। अब इजीली समझाऊं आपको, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर्स के पास पिछले 10 साल का डेटा होगा कि हाँ आपने होली पे कितने बर्गर बेच लिए, कितना पिज़्ज़ा बेच लिया, दिवाली पे आपने कितना बेच लिया, रक्षाबंधन में कितना बेच लिया, या नॉर्मल डेज में आपकी कितनी सेल है, संडे को कितनी सेल है। ये सब का डेटा एनालिस्ट का काम है कि वो डेटा पूरा निकालना और उसको सॉर्ट करना कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना सेल हुआ। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, वो उस डेटा के बेस पे बताएगा कि अगले 10 साल में हम किस किस दिन कितनी सेल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका, अब ये होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन, ये होगा कि ये हम क्यों रखेंगे इस दोनों लोगों को। अब अगर आप रेस्टोरेंट ओनर की बात करते हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर्स के पास स्टॉक होता है आइटम्स का जो खराब हो सकते हैं और एक्सपायर हो सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के रोल से क्या होगा कि वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि हाँ भाई हमको अगले 6 महीने के लिए कितना सामान रखना चाहिए अपने पास, ताकि मैं लॉस ना जाऊं, या कितना मेरा मार्जिन बनना चाहिए। वो चीज़ों के लिए डेटा साइंटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं सर। एडटेक की सबसे बड़ी कंपनी, $22 बिलियन वैल्यूएशन, पैसे की कमी नहीं होगी, डेटा साइंटिस्ट होंगे, डेटा एनालिटिक्स भी होंगे, फिर भी कंपनी फेल कर जाती है, क्यों? अब देखिए, कंपनी फेल करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट डेटा एनालिटिक्स तो प्रेडिक्ट कर सकता है ना कि आपकी कंपनी में लफड़ा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है कि भैया फ्यूचर में आपके फंड्स नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर उसका रोल ही क्या रहा है डेटा एनालिस्ट का कंपनी में? सिर्फ डेटा देना? अब डेटा एनालिस्ट, जैसे आपने बताया डेटा कंपनी लॉस जा रही है और बंद हो गई कुछ टाइम बाद आने के बाद, तो डेटा एनालिस्ट ने ऐसा नहीं कि बताया नहीं होगा डेटा एनालिस्ट करके कि हम कितने, अब एडटेक कंपनी में उसमें बच्चे होंगे मतलब मेरा ऐसे ये सवाल है कि मतलब डेटा एनालिस्ट सिर्फ एक पोस्टमैन की जॉब करता है, मतलब वो कंपनी बचाने में काम नहीं कर सकता? कंपनी के अंदर बहुत हायरार्की है ना, फाउंडर हैं, सीएफओ है, सीटीओ है, मैनेजर्स हैं, टीम लीड्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, और लाइन मैनेजर्स हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग है। अब एक डेटा एनालिस्ट होता है, वो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने अपनी रिपोर्ट बना के टीम लीड को दी, अब टीम लीड ने उसको देखा, समझा, आगे फॉरवर्ड किया मैनेजर्स को। अब उस पे क्या डिसीजन लेना है, वो हाथ तो हायर अथॉरिटीज के पास होता है ना। अब उन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया तो उनके ऊपर गया वो, उसने अपना रोल दिया करके। अब एक फाउंडर जो होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि अब कोई एम्प्लॉय होता है, जैसे मेरे यहाँ भी कोई एम्प्लॉय बोलेगा मुझे कि सर पिछले अगले 2 साल में आपकी कंपनी जाने वाली लॉस में। अब क्योंकि मैं फाउंडर हूँ, तो आप जैसे आप फाउंडर हैं, मैं फाउंडर हूँ, तो हमको लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो करके कर ही लेंगे, ऐसे वैसे लॉस चली जाएगी। तो वो एक मेंटालिटी होती है फाउंडर्स के अंदर, जो गलत मेंटेलिटी फिर। प्योर मेंटालिटी होती है। मानना चाहिए उस चीज़ को, कि अगर कोई कह रहा है कि हाँ हमको यहाँ इम्प्रूवमेंट है, तो उसको करना चाहिए। और प्लस अगर आपको ये कह रहा है कि हाँ 2 साल में आप जिस तरह से चल रहे हैं लॉस हो जाएगा पूरा ही, तो जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को आप नोट करिए, उस पर काम करिए। लेकिन वो चीज़ बहुत कंपनीज लैक करती हैं कि अब छूट जाता है, तो छूट जाता है फिर वो। मेरे ख्याल सारी कंपनी लैग करती है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, अब देखिए, और कौन सा बढ़िया रोल है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज गुड है, डेटा साइंटिस्ट इज गुड? तो दोनों का प्रोफाइल ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अलग हो गया, डेटा एनालिस्ट बहुत अलग हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है ना, वो जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बताता है कि मशीन को काम कैसे करना है। वो बंदा बहुत अलग लेवल का होता है, वो ये बता पाता है, आज लोगों को, इंसान को नहीं बता पा रहे क्या काम करना है, वो बताता है मशीन को ही काम क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अब आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे आपका मैसेज मेरे पास से आपके पास तक आ रहा है, वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है। वो बैक एंड फ्रंट एंड सब देख रहा है आपका। बट एक बात बताओ, आपको इतनी नॉलेज कैसे हो गई? क्योंकि आपने तो 2024 में पास आउट किया हो, आप बोले आप पढ़ाई नहीं किए, तो एक साल में कैसे सीख लिया सब ये? अब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है एक साल में? हाँ, अब 1 साल का टाइम, कहने को 1 साल हो रहा है, लेकिन 1 साल में हर दिन काफ़ी टाइम है, 365 दिन है। 365 दिन में हर दिन 24 घंटे हैं आपके पास। अब एक फाउंडर के, अगर आप एक फाउंडर के उस पे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स के पास बहुत लोग नहीं होते, तो बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। चाहे वो गूगल से निकाले करो, चाहे एआई का यूज़ करके करो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन करना पड़ता है खुद, क्योंकि पैसे की बहुत कंस्ट्रेंट रहता है आदमी। तो वो करते-करते चीज़ें आ जाती हैं। कोई बट चीज़ सीख इतनी भी नहीं आएगी नहीं जितनी आप बता पा रहे हो यार, आप ये ऐसा पढ़ के आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर आप देखें ना, तो 6 महीने के अंदर भी ऐसे, अब बहुत सारी कंपनीज़ कोर्स कराती हैं कि आपको हम मास्टर करा देंगे डेटा एनालिसिस में 6 महीने में। तो वो एक टेन्योर ले रहे हैं ना 6 महीने का, 6 महीने में आपको मास्टर बना रहे हैं 0 से लेके 100 तक। तो टाइमलाइन है, 6 महीने का टाइम बहुत होता है, 1 साल का टाइम बहुत होता है। तो एक बात बताओ कि ये ना वेब डेवलपमेंट के अंदर जावा का क्या रोल होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतलब जो जॉब है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है? अब जैसे जावा हो गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आजकल कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जावा और पाइथन में हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो हम यूज़ नहीं करते इंडिया में, बहुत बाहर कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। वो थोड़ी हाई लेवल हैं, क्योंकि इंडिया में उसके लिए हम स्किल्स नहीं दे रहे हैं लोगों को कॉलेजेस में। कॉलेज में बताते हैं सिर्फ बेस। अब जावा जो है, जावा में 2 होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, 2 तरीके से होता है।
अब जावा, अगर ये देखें कि जावा कितना काम कर पाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कितना काम कर पा रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो अगर हम सिर्फ एक लैंग्वेज के लेके बात करें ना, तो डेवलपमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी एक लैंग्वेज में पॉसिबल है। तो अगर हम सिर्फ जावा लेके चलते हैं तो जावा में हमको दो पहलू होगा सॉफ्टवेयर बनाने का, एक फ्रंट एंड होगा उसका जो दिखेगा यूज़र को, एक बैक एंड होगा जो यूज़र को नहीं दिखेगा, जो सिर्फ कंपनी को दिखेगा। तो वो दोनों जावा डेवलपर्स यूज़ करके जावा बना लेते हैं। अब ये है कि जावा इतना बहुत वास्ट है, जावा बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है जावा। तो जावा में ऐसा है कि अगर कोई डेवलपर इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना, तो हमको चाहिए होते हैं एटलीस्ट 8 से 9 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखना होता है। एक प्रोजेक्ट का अगर हम कोड बताएं तो कम से कम होता है 100 पन्ने का, एटलीस्ट राइट। 100 से कम नहीं हो पाएगा। तो एक सिंगल आदमी 100 पन्ने का कोड नहीं लिख सकता बैठ करके। नहीं लिख पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, आप कितनी सैलरी देते हो? ठीक है, और जब किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगता है तो उसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? हाँ, तो सॉफ्टवेयर डेवल 3 सवाल हो गए मेरे। हाँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो सैलरी होती है ना, वो बहुत वैरी करती है कि डेवलपमेंट है किस चीज़ का। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो उसमें सैलरी है, लेकिन एक मिड लेवल में है। एक अगर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट हम जानें और आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से आपको कुछ अलग बना के दें हमसे जो आपके लिए काम करे, तो वो एक हाई पेड लेवल जॉब है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर कर रही है, जैसे अब जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वो डेवलप्ड हो चुका है, उसको सिर्फ मेंटेन करना है। तो हमने एक डेवलपर हायर किया जो कभी कभार उसमें बग आएगा तो फिक्स करेगा, उसको देखेगा। तो उसको हम बहुत पैसा क्यों देंगे? लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में होते किसी प्रोजेक्ट में, उसको डेवलप करना होता है क्लाइंट के पॉइंट्स को समझ करके, तो हमको चाहिए होता है बहुत हाई लेवल डेवलपर, उसको हम हाई पे करते हैं। हाँ। तो सैलरी रेंज करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सैलरी स्टार्ट होती है 3 लाख से लेकर के जाती है कम से कम 50-60 लाख तक, बहुत आराम से। और 1 करोड़? 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी कंपनीज एक हाई लेवल बहुत सीनियर स्केल लेवल को दिलवाती हैं। जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस 15 ईयर्स के प्लस का है, तब आपका पैकेज 1 करोड़ रुपये दिलवाते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी हो गई है सॉफ्टवेयर वाली की, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होने की ज़रूरत है। अगर अगर कोई डेवलपर बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तभी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अब आप अभी आप खुद बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, आप 50,000 में करने के लिए तो तैयार हो। कल को मोहित स्टार्ट करता है 25,000 में कर देगा। हाँ। कल को हर्ष स्टार्ट करता है 20,000 में कर देगा, हाँ, सेम काम। वो चीज़ है बिल्कुल। तो इसमें ये भी है ना कि अगर आप किसी क्लाइंट के पास गए ये बोलने के लिए कि भाई आपका काम जो ऑलरेडी किसी बंदे ने 1 लाख में किया, वो मैं करने को रेडी हूँ। एक ए बंदा है जो करने को रेडी है 50,000 में, बी बंदा बोल रहा है कि मैं कर लूँगा भाई 25,000 में, सी बोल रहा है मैं कर लूँगा उसको 15,000 में। तो आपके अगर आप क्लाइंट हो तो आपके मन में आएगा ना कि ये 15 में ही क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। तो एक वो फैक्टर भी होता है ना कि आपको जिस जिस वैल्यू का काम है उतना वैल्यू आप भी प्रोवाइड करो उसको। तो डिस्काउंट वाली चीज़ है ना कि बहुत कम दाम में हम गिर जाए लेकर के, तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। डिस्काउंट देना तब तक पॉसिबल, जैसे अगर आप एप्पल है। बट जैसे मतलब आपकी बात करो ना, आपने बोला कि भैया की बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, आपने बोला कि मैंने हमने मैसेज किया कि जो 1 लाख में कर रहे हैं वो 50,000 में कर देंगे। हाँ। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई ना, उस बात को तो खारिज कर दिया जाएगा कि भैया की 10,000 20,000 वाली डिस्काउंटिंग पार्ट वाला। हाँ। क्योंकि आपने 20 में किया है, कल को उसको आपने 50 में किया उसका काम, तो आपने 50 में कर दिया, 2 साल बाद वो क्लाइंट आपके साथ काम नहीं कर रहा है, 2 साल बाद फिर मोहित उठ के आता है बोलता है कि मैं 40 में करूंगा, हाँ, तो वो कराएगा ना काम। बिल्कुल कराएगा। तो उसमें तो प्राइस डिस्काउंटिंग की बात ही नहीं आई। लेकिन 2 साल बाद अगर आपकी बात कर रहे हैं कि आज से 2 साल बाद जाएंगे हम काम करने के लिए, 2 साल बाद हर चीज़ तो महंगी होगी ना। सर आज से 10 साल पहले इन्फोसिस में बंदे की सैलरी 3 लाख थी, हाँ। आज 3.5 लाख रुपए 10 साल बाद, सेम है। अच्छा एक बात बताओ कि यूट्यूब के अंदर जितने भी अपन ये ऐप बनाना सीखते हैं, मतलब कि ऐप बनाना सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो 5-10 मिनट में, 5-10 घंटे में, क्या ये पॉसिबल है आपके हिसाब से? ये चीज़ें मतलब एक तरीके से बताऊँ कि बहुत सिंपल वर्ड में तो फ्रॉड है। क्योंकि एक आदमी अगर जो 4 साल लगा के बीटेक करके उस चीज़ को पॉलिश करके आ रहा है मार्केट में, आप उसको कह रहे हो कि भाई तुम तो ठीक है लेकिन मैं 5 मिनट में सीख के आया हूँ और चाहिए सैलरी बराबर, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या कॉलेज में सिखाते हैं 4 साल? बात मुद्दा ये है कि 5 मिनट में सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा हो सकता है रादर देन 4 साल के कॉलेज से। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप कितना पॉलिश करके आए हैं। क्योंकि अगर आप कहीं जॉब मांगने जा रहे हैं ये बोल के कि भाई मेरे पास ये स्किल है, एक बंदा आ रहा है वो बोलता है मेरे पास स्किल है। अगर हम आपको प्रैक्टिकल एक रियल वर्ल्ड काम करने को दे दें, क्योंकि इंटरव्यूज़ में हम यही पूछते हैं आपसे कि रियल वर्ल्ड में अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे इस पे? तो जिसको एक्सपीरियंस रहेगा ना पिछले 2-3 साल का, 3 साल का, जिसने वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हो, वही बता पाएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब जो बंदा 5-10 मिनट, आधे घंटे में सीख के आ रहा है ना, उसको सिर्फ थ्योरी पता होगी। अच्छा ठीक है, इस पे थोड़ा सी कॉन्ट्रोडिक्ट कर लेते हैं। आपने भी स्टार्ट किया 2024 में, आपने इंजीनियरिंग खत्म करी 2024 में, आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, आपको भी क्लाइंट यही बोल देता तो? नहीं, तो हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ कि आपने भी सीखा, आपने भी तुरंत तुरंत सीखा होगा काम, आपने भी किया होगा, हाँ।
तो ये बात भी खत्म हो गई। हाँ, तो लेकिन हमारे पास जो लोग और जिनको हम बहुत फेस दिखा रहे थे कंपनी का, जो बहुत हाई लेवल डेवलपर्स थे, जिनको हमने थोड़े पैसे में करा था काम करने के लिए, तो वो लोग एक फेस थे। अब किसी ने, एक बहुत बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी जो मेरे पास आई प्रोजेक्ट के लिए, वो सामने से आई, किसी के रेफरल से आए थे, वो सामने से आए। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा यही पूछा था कि अगर आपकी कंपनी का मैंने डेटा रिकॉर्ड देखा, वो आपने पिछले 1 साल में स्टार्ट किया है, तो हम कैसे मान लें कि आप पिछले 1 साल में बहुत अच्छे कंपटीशन में होंगे, कि आप हमको बहुत अच्छा सर्विस दे पाएंगे। तो हमने कहा ये चीज़ कि जो हमारे पास डेवलपर्स है ना, अब एक कंपनी का जो एम्प्लॉई है वही देता है रिजल्ट, सीईओ को रिजल्ट नहीं देता। एक एम्प्लॉई जो है वही कंपनी की बेस है, वही कंपनी का सब कुछ है। ये जो पिलर होता है कंपनी में, वही एम्प्लॉई है। अब जितना अच्छा एम्प्लॉय उतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग पिलर। तो एम्प्लॉय जितने अच्छे हमने लिए ना, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, चलो कि अगर जैसे भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सब लोग डर जाते हैं हाँ। कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एआई ने टेक्नोलॉजी मतलब चीज़ों को आसान बना दिया है या कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? मैंने एक आईएएस सर का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बात बोली थी कि एआई जो लिख सकता है ना अभिषेक व्यास, उससे बेटर अब मैं लिख सकता हूँ। तो चीज़ें आसान हो रही है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है? देखिए, अब ये बात है कि अगर लोग डरते हैं ना, तो आज से 10 साल पहले जब हम लोग रहे होंगे छोटे-छोटे यहाँ से भी, तो उस टाइम हमारे पास होता था फ़ोन कीपैड वाला, उसके बाद फ़ोन आया टच स्क्रीन वाला, इंटरनेट आ गया ज़माने में, तो लोगों को डर लगने लगा कि यार अब ये चीज़ें आ गई नई, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या है ये, और कहाँ से क्या इम्पैक्ट होगा इसका, बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसमें। तो एक टाइम के बाद, टाइम लेते-लेते ना वो चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ हो गई। आज के ज़माने में 10 साल पहले अगर आपके पास इंटरनेट होता था ना, तो बहुत बड़ी बात थी कि आपके पास इंटरनेट है। आज के ज़माने में अगर आप ये बोलते हैं ना भाई मेरे पास इंटरनेट है, तो कोई उसमें कोई अलग बात नहीं है, सबके पास इंटरनेट है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है ना इंटरनेट नहीं है, तब होता है कि यार इसके पास तो इंटरनेट भी नहीं है। अच्छा, ह्यूमन वर्सेस एआई में कौन बेस्ट है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है ह्यूमन आज वर्सेस आज और आज से 10 साल बाद? दोनों टाइम में ह्यूमन ज़्यादा सही रिजल्ट दे पाएँगे। क्योंकि एआई कितना भी अच्छा कर पाए, एआई को बनाया भी हमने ही है, और एआई को काम कैसे कराना है वो भी हमें बताते हैं। तो जैसे बताया आपने कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम होता है, अब बैकएंड पे क्या काम करवाना है किस सॉफ्टवेयर से, वो बताता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसको एआई को क्या काम करना है, किस एफिशिएंसी पे काम करना है, वो सब बता रहा है ह्यूमन ही। तो एआई अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, तो एआई एक हद तक चीज़ों को आसान करता है, उसको फिनिश करके नहीं देता आपको पूरे तरीके से। पॉइंट। तो अगर आप किसी जैसे आप अगर कोई और एग्ज़ाम्पल लूँ इस फ़ील्ड के अलावा भी, तो आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे ना, तो मशीन की बनी हुई चीज़ें और हैंडीक्राफ्ट बनी हुई चीज़ें में डिफ़रेंस है। जो हैंड की बनी चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी महँगी भी हैं, प्लस उसमें बारीकी भी है, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट काम किया जाता है ध्यान रख कर के। और जो मशीनरी है, वो एक हद तक काम करती है, जहाँ तक उसको बताया गया है करने के लिए। तो एक ह्यूमन जो है ना, वो हमेशा से ही आगे रहेगा। मशीन कितना भी कुछ हम कर लें, एफिशिएंसी दे पाएगी, एक्यूरेसी दे पाएगी 80%, 90%, 95%, लेकिन 100% तो नहीं होता। नहीं नहीं भाई। तो 100% तो ह्यूमन ही कर पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो आज नया बंदा है, कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मान लो कि 2025 या 26 में स्टार्ट करना चाहता है और अपना वीडियो देख लेगा, तो आपने जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में गए, वहाँ पे आपने समझा और वहाँ पे प्रोजेक्ट लिया, तो मार्केट को कैसे समझा आप लोगों ने, कैसे पहला प्रोजेक्ट लिया वो बताओ आप। तो मतलब ऐसी क्या अप्रोच आपने अपनाई वहाँ पे? अब जैसे अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास क्लाइंट कहाँ से आएँगे। हाँ। एम्प्लॉयी हायर करना बहुत ईज़ी है, आप डालिए पोस्ट, एम्प्लॉयी मिल जाते हैं। आपने बनाना वेबसाइट और अपने आप को मार्केट करना, ये सब चीज़ें पैसे पे होती हैं हर तरफ। लेकिन ये क्लाइंट जो है ना, जो सेल्स चीज़ होती है, सेल्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का। तो अगर आप सेल्स डेवलप करना चाहते हैं ना, तो सेल्स के लिए सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप है, तो आपके पास फंड्स बहुत कंस्ट्रेंट होते हैं हर स्टार्टअप के पास। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्टार्टअप के पास बहुत पैसा लेके कंपनी आ गई हो। स्टार्टअप है तो उसके पास पैसा कंस्ट्रेंट होता है बहुत। बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी के पास आपको चाहिए कि काम हमको दे वो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काम जिससे वो करवा रहा है उसमें और जो आप उसको ऑफ़र करने वाले हैं, उसमें क्या डिफ़रेंस आएगा। अगर कुछ ऐसा है जो उसका पेन पॉइंट है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा जो आप उसका पेन पॉइंट सॉल्व कर पाएँगे। जहाँ उसकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, वहीं धंधा बन गया। धंधा बनाने का मतलब यही है पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप उसका पेन पॉइंट समझ पाएँगे ना, अब अगर आप बात जैसे अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको ऑस्ट्रेलिया मार्केट का, तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जो कंपनीज़ वहाँ की एस्टेब्लिश्ड हैं, वो वहाँ के हिसाब से अच्छा अमाउंट चार्ज करती है लोगों को। अगर आप बहुत ईज़िली समझेंगे तो इस चीज़ को, जैसे एक कंपनी है वहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम कर रही है रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस में, ठीक? तो अब वो कंपनी अगर किसी से अपना काम करवा रही है, जो कंपनी वहीं पे एस्टेब्लिश्ड है, तो वो चार्ज करती है उनको अच्छा खासा अमाउंट, जो उनके लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उनको इंडियन मार्केट्स के हिसाब से जाएँगे आप, तो इंडिया में एम्प्लॉइज़ सस्ते हैं।
कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू भी कम है वहाँ से, तो हमको पैसा ज़्यादा मिलता है। मतलब उनके लिए होता है कम है, लेकिन हमारे लिए होता है कि हाँ अच्छा अमाउंट मिल गया हूँ। तो अगर आपको अप्रोच करना है कि सेल्स चाहिए ना, तो सबसे पहले जाकर आप उनका पेन पॉइंट समझिए, बिना ये सोचे ना कि हम अगर ऑनलाइन बैठे सब कुछ कर ले तो नहीं हो पाएगा। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। जो ये एक नया कॉन्सेप्ट कोविड में आ गया था कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, जूम पे, गूगल मीट पे, तो ये बहुत बिगाड़ दिया जनरेशन को। जब तक लोग जाके एक दूसरे से नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप ना कनेक्ट बना पाएंगे इससे, और ना समझ पाएंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। आप व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे जो बात करते हैं जिससे भी, या व्हाट्सएप पे अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, तो आप उसकी फोटो से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि पीछे आदमी मन में क्या सोच रहा है। जैसे अगर आप आईटी की भाषा में बात करेंगे तो फ्रंट एंड और बैक एंड, तो आपको फ्रंट एंड पता है हर किसी का, लेकिन बैक एंड आपको नहीं पता किसी का। फ्रंट एंड पे तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे आपको नहीं पता कि मेरे पीछे कितनी चीज़ें मेरे चल रही हैं। तो वो चीज़ अगर आपको किसी का बैक एंड समझना है ना, तो आपको पहले उससे बनाना पड़ेगा कनेक्ट। एक जब आप कनेक्ट बना पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप उसका जाइए सोल्यूशन लेकर के। जहाँ आपने सोल्यूशन पिच किया, वहाँ प्रोडक्ट आपके हाथ में है, सॉल्यूशन देना बस। सोल्यूशन देना है आपको। अच्छा, आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबसे मतलब हावी होगी अपार्ट फ्रॉम एआई, मतलब टेक के अंदर? टेक के अंदर आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा हावी होगी अपार्ट फ्रॉम एआई, तो वो ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो चीज़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होनी कहीं से भी। ये एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग, हमेशा के लिए एवर लास्टिंग है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना ना कोई कंपनी चल पाएगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं एरा पूरा डेवलप मूव हो रहा है कंप्यूटर्स की तरफ, पूरा कंप्यूटर्स की तरफ। तो कंप्यूटर्स में जाने के बाद सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स में अगर हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। दो चीज़ पे काम करना है आपको। अब ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको, एक पूरी टीम लगती है उसको, जो बनाती है, उसको मेंटेन करती है, उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ गई उसको फिक्स करना, चीज़ें इन लाइन रखना उसको। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमेशा उस चीज़ की। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल बाद एआई को पीछे करेगा, क्योंकि एआई जो है ना आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हटेगा। क्योंकि किसी का अगर बहुत पीक आता है ना, तो उसका बहुत डाउन भी आता है एक टाइम के बाद। जो जितना तेज़ चढ़ता है उतना तेज़ नीचे भी आता है। एक टाइम के बाद एआई हो जाएगा बहुत नॉर्मल। अगर कंपनीज़, जैसे अभी के लिए एआई नया है ना, तो सबको लग रहा है बहुत हाइप्ड है कि भाई एआई बहुत ईज़ी कर रहा है सब कुछ, बहुत आसानी से बना दे रहा है, टाइप कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, आपको आंसर मिल रहे हैं तुरंत। तो एक टाइम के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी ना, तो इसको फिनिश करने के लिए, इसको बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए ना, एक बंदा आपको चाहिए होगा, ह्यूमन चाहिए होगा, एक जो बहुत उसको फिनिश कर पाए, उसको बहुत गार्निश कर पाए तरीके से, जो एक बहुत लगने देखने में कि ह्यूमनाइज़ चीज़ है। क्योंकि एआई बता तो रहा है आपको हर चीज़, जो उसके पास पीछे ऑलरेडी बैकएंड में फिट है ना, वही दिखा पा रहा है आपको। एआई कुछ आपको नया नहीं दे रहा, जो ऑलरेडी उसके पास है वही बना के दे रहा है आपको। लेकिन जो ह्यूमन है ना, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। राइट। तो वो एक चीज़ है जो एआई लैक करेगी, उसमें ह्यूमन्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत आगे निकलेंगे। सुधांशु जी, इस पॉडकास्ट से एक आखिरी सवाल आपसे, हुँ। दो आखिरी सवाल। पहला, एक मिथ जो डेटा एनालिटिक्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में लोग मानते हैं पर बिल्कुल गलत है। अगर आप, हाँ, बहुत एक मिथ ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें बहुत सारे मिथ ऐसे हैं जो बना रखे हैं लोगों ने, बस वो कहीं से कहीं रेलेवेंट नहीं है, बस चल रहे हैं क्योंकि ज़माने ने बोल रखा है तो लोगों के अंदर बैठा हुआ है। अब डेटा एनालिसिस में आप जाएँगे ना, कहीं भी आप पूछेंगे कि हमको भाई डेटा एनालिसिस का कोर्स करना है, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपको मैथ अच्छी है? आपको स्टैट्स आती है? ये उनका पहला क्वेश्चन होता है। और जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं मैं एवरेज हूँ, तो 2-4 लोग 10 अगल-बगल आपको बोल देंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा ये तो, फिर ये तो बहुत हाई टेक लेवल काम हो गया। ये आपको अगर आती नहीं तो नहीं हो पाएगा ये तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। आप डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। आपकी मैथ्स और स्टैट्स जो है ना, उसके लिए और भी लोग हैं जो सँभाल लेंगे उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, टूल्स चलाने का स्किल आपके अंदर है, उसको कैसे बहुत पॉलिश करके चलाना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट कैसे निकालना है उसको, वो अगर आपको आता है, तो हो जाता है बहुत आराम से। मेरा भी ऐसा मानना है कि स्किल्स तो एक पार्ट है, कि स्किल्स तो सीखी जा सकती है, बट दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, वो होता है कॉमन सेंस। हाँ, अगर किसी आदमी में कॉमन सेंस है तो फिर वो आगे कुछ कॉमन भी कर सेंस है तो सकता कर है। लेगा, तो बिल्कुल। स्किल्स प्लस कॉमन सेंस का जो फॉर्मूला बनता है, हाँ, वो आपको सक्सेस की ओर लेके वो जाता है। सक्सेसफुल ले जाता है। अच्छा, आपका लास्ट, आपका मिशन विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? लाइफ में मुझे इसी को आगे बढ़ाना है। जो सबसे बड़ा मार्केट गैप है ना, कि जो है इंडियन एम्प्लॉइज़ को काम नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने, वो एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसमें ये होता है ना कि लास्ट ईयर में आने के बाद उनकी प्लेसमेंट नहीं होती है, या होती है तो 15-20 हज़ार की नौकरी पे होती है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी बड़े शहर में आके अगर नौकरी लग लग रही है आपकी, कंपनीज़ जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो हाईटेक सिटीज़ में ही एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, गुड़गाँव हो गया। तो यहाँ पे 20-50 हज़ार में कुछ होना नहीं है। आपको कमरे का किराया देना है, आपको रेंट है, प्लस आपकी चीज़ें हैं, आना-जाना हो गया, खाना-पीना हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं मिलना, बल्कि और लग जाएगा घर से इसमें। तो बच्चों को पता है पॉलिश करना चाहिए अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है कि
जो बच्चे कॉलेज में इस टाइम हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आप कॉलेज में है ना, तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, जो हम एक कंपनीज जो आपका प्रोफाइल देखती हैं, रेज्यूमे से हमको खास फर्क पड़ता नहीं है कोई, हम देखते हैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आपकी अगर लिंक्डइन जो है ना, उसको आप अपग्रेड करिए फर्स्ट ईयर से ही। आपके पास अगर प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं किसी चीज़ में, तो आपको प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से नहीं मिल रहा, टीम नहीं मिल रही, आप अपना इंडिविजुअल करिए प्रोजेक्ट। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालिए गूगल से, उनको देखिए, उनको समझिए, उनका जो सॉल्यूशन है उसको डेवलप करिए, उसको डालिए अपने प्रोफाइल पे, ताकि अगर हम उसको देखें तो हमको लगे कि कोई बच्चा अगर पहले साल से ही अपने आप को उसमें डालने की कोशिश कर रहा है, तो 4 साल में कुछ ना कुछ डेवलप किया होगा उसने। एक जो चीज़ है ना, बच्चे आज तो क्या करते हैं कि अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं करते हैं। सोचते हैं कि चलो 4th ईयर में आकर के कर लेंगे, बना लेंगे, या कंपनीज़ अगर इंटरव्यू लेने आएँगी, तो इंटरव्यू जो होगा उसमें देखा जाएगा, लिंक्डइन से क्या मतलब। लेकिन वो चीज़ बहुत बेकार है। अगर आप जब तक अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे ना, तो आप नहीं कोई लेगा आपको, जो दिखेगा वही बिकेगा। राइट, राइट, राइट। तो वो चीज़ है, उसमें बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं आज के ज़माने में। बच्चों को लगता है कि बस हम किताबें पढ़ लें और हमारे जो कॉलेज में नंबर आ रहे हैं 10 सीजीपीए 9 सीजीपीए, उस पे कंपनीज़ लेंगी, तो उससे हमको नहीं फ़र्क पड़ता है कोई, ना मुझे ना किसी बड़ी कंपनीज़ को भी नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक योर यू, कंपनी। थैंक यू। आप अच्छा काम कीजिए, बड़ी कंपनी बनाइए, एक बार वापस आइए पॉडकास्ट में बिल्कुल, बिल्कुल। और बताइए कि हमने पहला शॉट शूट ऐसा किया था और बाद में ऐसा करा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। थैंक यू सर।